हेलो बच्चों, मैं राकेश तिवारी और मेरी क्लास शंकरा फिजिक्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों पे शेयर जरूर करें ताकि उनको इस लॉकडाउन पे पढ़ाई जारी हो रहे उनका। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? द्विध्रुव मतलब दो पोल होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। मतलब कभी भी हम द्विध्रुव की बात करेंगे तो दो आवेशों की बात करेंगे जो विजाती होंगे, मतलब एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी होगी वो होनी चाहिए बहुत अल्प, बहुत मिनिमम। ठीक है, माइक्रोमीटर की कोटि का लेते हैं और बीच की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है 2L से। किससे दर्शाते हैं? 2L से दर्शाते हैं। इसे कहा जाता है प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई कहते हैं दो ध्रुवों के बीच की दूरी। ठीक, अब इसके पीछे क्या कारण है सर कि इसको 2L से दर्शाते हैं? तो कारण ये है कि भाई इनकी बीच की दूरी बहुत कम है और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इसकी मध्य दूरी से काम रहता है। ज्यादातर आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम इसके मध्य दूरी से ही आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मध्य में विभाजन को आसान करने के लिए इसको देखो 2L लेने से ये L और L में क्या हो जाएगा? आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसे क्या लिया जाता है? 2L से दर्शाया जाता है। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कहां कहां पर वैद्युत द्विध्रुव दिखता है। तो इसका एग्जाम्पल हमें दिखेगा जैसे H2O, जैसे HCl। ठीक, जो ध्रुवीय अणु होते हैं वे अणु जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट होते हैं, धन और ऋण। H जैसे H2 की बात करें तो H प्लस और OH माइनस, जैसे HCl की बात करेंगे तो H प्लस और Cl माइनस। जिस मतलब धनात्मक का अलग द्रव्यमान केंद्र होगा, ऋणात्मक का अलग द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक, और दोनों के बीच की एक अल्प दूरी होगी। ठीक है, अणुओं के बीच की दूरी। तो इस प्रकार के जो अणु होंगे वो क्या कहलाते हैं? ध्रुवीय अणु कहलाते हैं। और सभी ध्रुवीय अणु क्या होते हैं? एक प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। ठीक है, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को ठीक है एक एक करके समझते हैं पॉइंट वाइज। मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, एक एक करके मैं डील करते जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, सबसे पहला चीज तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन प्रभाव। ठीक, बल का घूर्णन प्रभाव, क्योंकि इनके बीच में क्या है? आवेश है। तो आवेश होने के कारण यहां पर अगर कोई परीक्षण आवेश लाएंगे, है ना, तो परीक्षण आवेश लाएंगे तो उस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो उस बल के घूर्णन प्रभाव को लिखा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, आघूर्ण शब्द का मतलब बल का घूर्णन प्रभाव, इतना याद रखिएगा। अब इसका सूत्र क्या बनता है? तो इसका सूत्र, इसको दर्शाते स्मॉल p से। सूत्र होगा दोनों आवेशों में से एक आवेश लेना है Q इंटू 2L। 2L मतलब प्रभावकारी लंबाई। तो क्या बन गया परिभाषा कि वैद्युत द्विध्रुव में आवेश और प्रभावकारी लंबाई का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, ये सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि यहां पर 2L सदिश है। ठीक, तो यहां से सदिश राशि मिलेगी P। इसकी दिशा कहां से कहां होती? तो याद रखना, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर घूर्णन प्रभाव होगा। विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र कैसे हो रहा था? विद्युत क्षेत्र धन से किसकी तरफ जा रहा था? ऋण की तरफ। तो इसको उसके अपोजिट याद रख लेना, ऋण से धन। ऐसा ही मात्रक क्या होगा? तो आवेश का मात्रक कूलाम और 2L क्या है? लंबाई है। तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो कूलाम को दर्शाते हैं C से और मीटर को दर्शाते हैं M से। ठीक, सीजीएस में आवेश का ऐसे सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्थैतिक कूलाम। और लंबाई का क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, विमी सूत्र देख लेते हैं। तो आवेश का विमी सूत्र और लंबाई का विमी सूत्र। आवेश का AT, अभी तक याद हो जाना चाहिए, क्लास रिपीट हो रही है बार बार, है ना। धारा और समय का गुणनफल, तो धारा का A, समय का T,
और लंबाई 2l, 2l मतलब लंबाई है, और लंबाई के लिए क्या लिखेंगे l, तो क्या हो गया AT और L, तो ATL किसका भी सूत्र है, द्विध्रुव आघूर्ण का। ठीक, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, व्यंजक है, 5 नंबर में पूछा जाता है। क्लियर, 5 या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपको। क्या क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तीव्रता की गणना करना। ठीक, तो मैं आपको वैद्युत द्विध्रुव बता दिया कि वैद्युत द्विध्रुव का मतलब 2 आवेश थे, माइनस आवेश और प्लस आवेश, जिसका परिमाण बराबर है और अल्प दूरी पर है, तो उसको अपन बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अक्षीय स्थिति क्या होगी, तो ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। अब इस अक्ष को आगे बढ़ा दो, ठीक, और यहां पर कोई बिंदु ले लेते हैं C, तो बिंदु C की जो स्थिति है वो क्या स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में है। तो अक्षीय स्थिति क्या हो गई, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष को बढ़ाने पर स्थित बिंदु की स्थिति क्या कहलाएगी, अक्षीय स्थिति कहलाएगी। ठीक, अब इसको हम गणना करते हैं। गणना करना मतलब एक व्यंजक है, इसको हल करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कभी भी आप फिजिक्स में व्यंजक लिख रहे हो तो आपको यहां पर माना कि करके इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, हमें बताना है। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे भाई, आप लिखोगे कि प्लस Q और माइनस Q ये क्या है, दो समान परिमाण के विजातीय आवेश हैं। 2l क्या है, तो 2l जो है प्रभावकारी लंबाई है। ठीक, O क्या है, O जो है द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। ठीक, R क्या होगा, R होगा मध्य बिंदु से बिंदु C की दूरी, क्या कहलाएगी, R। ठीक है, और हमें जरूरत पड़ेगा स्मॉल p का। स्मॉल p को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इन तीनों का, ये जो मैंने लिखा है 4, इनका जरूरत पड़ेगा, तो आप सबसे पहले माना कि करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे और करते हैं भी। अब एक बार क्या करेंगे हम, प्लस आवेश के कारण, तो आगे क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता निकालते हैं। प्लस आवेश के कारण, इसको नाम दे देते हैं, चलो हम लोग क्या नाम दीजिए, E1। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अभी यहां माध्यम पता है क्या, नहीं पता, तो लिख लेना माध्यम क्या है, यहां लिख लेना माध्यम को हवा या निर्वात, स्टार्टिंग में ही नोट कर लेना, माध्यम हवा और निर्वात है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, इनटू क्या हो जाएगा, आवेश कितना है Q बाई दूरी, दूरी कितना लेना है, तो हमें यहां से यहां तक का, आवेश से बिंदु तक का दूरी लेना है, मतलब BC का वर्ग। ठीक, और ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि होगी तो क्या होगी, धन से निकलती है, तो धन से निकलेगी तो किधर जाएगी, देखो धन से निकलेगी तो इस तरफ जाएगी, E1 की दिशा बाहर की तरफ, धन धक्का देता है मतलब आगे की तरफ फेंकेगा, याद रखना। तो दिशा किधर जाएगा, तो दिशा जाएगा BC दिशा में। ठीक है, यहां से समझिएगा चित्र से, ये सदिश राशि का ऐसे एरो लगा देना। ये हो गया समीकरण नंबर, नहीं आगे देख लेते हैं। अब चित्र में देखो BC का मान है क्या आपके पास, हाँ है, क्या है भाई, BC अगर निकालेंगे यहां से यहां तक की दूरी तो R माइनस L, देखो टोटल कितना है, R है, R में से अगर मैं इस L को घटा दूंगा तो ये बचा हुआ दूरी निकल जाएगा, तो इसको लिखेंगे R माइनस L, तो यहां लिख दो। तो E1 बराबर क्या हो गया, E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R माइनस L का स्क्वायर, ये आ गया समीकरण नंबर पहला। ठीक, इसको बॉक्स में बंद कर लो। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, माइनस Q आवेश के कारण लिखेंगे ना, इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे, बिंदु P नहीं C है ना, पर तीव्रता, तो क्या हो जाएगा ये, तो इसको लिखेंगे E2। ठीक,
ये सेम लिखाएगा 1/4πε0 इंटू आवेश को क्यू ही लिखना, ठीक। और दूरी कितना लिखेंगे, ए से सी का स्क्वायर आवेश से, तो कितना हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर। दिशा कैसे जाएगी, तो धन वाला बाहर की तरफ फेंकता है तो ऋण वाला अंदर की तरफ लेता है, ऋण की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ मतलब ऋण में अंदर की तरफ आएगी ना, तो कैसे हो जाएगी, मैं यहां बना देता हूं, तो अंदर की तरफ आएगी E2 की दिशा, अंदर की ओर मतलब C से A दिशा में, ठीक। और AC का मान कितना है भाई, AC बराबर है R प्लस L, तो इस मान को यहां रख दो तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q बाई R प्लस L का स्क्वायर, ठीक। ये निकल गया E2, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब हम निकालते हैं बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो देखो बिंदु C पर दो तीव्रता काम कर रहा है, एक तो E1 और एक E2। E1 किसके कारण आया था, प्लस Q आवेश के कारण E1 और माइनस Q आवेश के कारण E2। दोनों की दिशा कैसा है, उल्टा, एक दूसरे का विपरीत, है ना। तो जब परिणामी निकालेंगे तो हो जाएगा ऋण चिन्ह, घट जाएगी। वास्तव में परिणामी का मतलब हम योग ही निकाल रहे हैं ना, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि दिशा उल्टा है इसीलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। तो E1 माइनस E2। अब समीकरण 1 व 2 से, हमारे पास 1 व 2 समीकरण था, हम क्या करेंगे, E1 और E2 का मान रखें। तो E1 का मान आप समीकरण 1 से देखना एक बार क्या था, और E2 का मान देख लीजिएगा। तब दोनों में से जो कॉमन है, भाई यहां भी 4πε0 दिख रहा है, यहां भी 4πε0 दिख रहा है, तो इसको निकाल दो कॉमन। यहां भी Q कॉमन है तो कॉमन निकालना तो सिंपल सी बात है नहीं। जो बचा उसको अंदर लिख दिए। क्या बच रहा है, तो 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। तो सिंपल जैसे अपन 6वीं 7वीं में करते आ रहे हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इधर ले लेते हैं तो आ गया इधर, इसका गुणा कर देते हैं इधर, और नीचे का दोनों को गुणा करके लिख देते हैं, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो Q का Q लिख दिया 4πε0। अब देखो यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या भाई फॉर्मूला, A स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ये हो गया पहले वाले का, है ना। यहाँ आ जाएगा माइनस, ये पहले का है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। सेकंड वाले में क्या है, R माइनस एल का होल स्क्वायर। चलो इसका विस्तार करके देखते हैं क्या होगा। इसका विस्तार करेंगे तो R का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर और माइनस 2AB, तो माइनस 2AB मतलब 2R और L, तो ये हो गया सेकंड वाले का विस्तार, है ना। और बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। और नीचे हर में क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, नीचे लिखा हुआ है R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस A का स्क्वायर। आपको ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, A क्या था, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला ना, सॉरी, A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है अभी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मालूम है ना। यहाँ प्लस है या माइनस है, तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला लगाएंगे A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूंकि बाहर में वर्ग है इसलिए होल स्क्वायर लगा देना, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा Q/4πε0 एज इट इज। अब ये सारे ब्रैकेट को क्या कर दो, खोल दो, ओपन कर देते हैं कोष्टक। तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR, मतलब ये अपनी जगह पे रहेगा जस का तस। अब यहां जैसे ही माइनस चिन्ह के कारण इधर का ब्रैकेट खोलूंगा ना तो चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगा माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, और नीचे में क्या है, तो नीचे में है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, हाँ, R स्क्वायर के साथ ये वाला R स्क्वायर कट गया और ये एल स्क्वायर के साथ ये वाला एल स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। अब जो बचा उसको लिख लो, क्या बचा भाई, Q डिवाइड बाई 4πε0
और अंदर में क्या बचा हमारे पास, देखो यहाँ 2LR और यहाँ 2LR, तो कितना हो गया 4LR, तो हो गया 4LR। और नीचे में क्या बचा है, R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ये बचा है हमारे पास E। ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक, चलिए आगे कंटिन्यू देखते हैं। लास्ट यहाँ तक कंप्लीट हुआ था, है ना, तो मैं उसको यहाँ ऊपर लिख दिया। E इक्वल टू क्या आ गया, Q बाई 4πε0 और 4LR बाई R² माइनस L² का होल स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये जो 4L लिखा है, इसको मैं क्या 2 × 2 लिख सकता हूँ क्या भाई? 4 कैसे आता है, 2 × 2, तो हमने 4 को कैसे लिख दिया, 2 के 2 × 2 में लिख दिया, और Q को अंदर लिख दे, तो Q × 2L को साथ में लिखना। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p बराबर Q × 2L, तो Q × 2L की जगह पे लिखेंगे P, और ये जो 2R बच गया उसको जस्ट कतस लिख दो 2R, तो लास्ट फाइन आंसर क्या मिल गया, 1/4πε0 इंटू 2PR बटे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ये आ गया तीव्रता का सूत्र। ये सदिश राशि है, तो इसकी निश्चित दिशा होगी। किधर होगी इसकी दिशा, तो देखो इस चित्र से समझना। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, E1 जा रहा है आगे की ओर, मतलब B से C की तरफ, और E2 आ रहा है अंदर की ओर, है ना। तो इस परिणामी जो होगा, देखो E1 बड़ा है E2 से, भाई E1 पास में है तो E1 ज्यादा है। ठीक, तो जो ज्यादा है उसी की तरफ तो परिणामी जाएगा। जैसे रस्सा कस्सी के खेल में जो ज्यादा बल से खींचता है उसी की तरफ खिंचाएगा ना। तो कौन बड़ा है, E1, तो किसकी तरफ जाएगा, E1 की तरफ। कैसे जाएगा, माइनस से प्लस की ओर। तो क्या लिखे, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, परिणामी की दिशा। अब यहाँ पे लगाए कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, यदि द्विध्रुव छोटा हो, मतलब मान लेते हैं कि द्विध्रुव अत्यंत छोटा है, वैसे ऑलरेडी छोटा होता ही है, और कंडीशन अप्लाई कर दी, बहुत छोटा हो गया, एकदम माइक्रो में आ गया, तब क्या करेंगे, L छोटा हो जाएगा किसकी तुलना में, R की तुलना में। L इज लेस देन R, मतलब L बहुत छोटा हो गया तो L को कर दो उपेक्षा, नेग्लिजिबल मान लो। जैसे नेग्लेक्ट करेंगे मतलब L को हटा देंगे, तो सूत्र को 10 का 10 लिखा गया है, ऊपर वैल्यू जैसी है, बस यहां से हमने L को हटा दी। जैसे ही L हटेगा R की घात में कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा R की घात में 4, तो यहां मैंने R की घात 4 लिखा है, और ऊपर में क्या है R। अब ये वाली R और यहाँ R की घात 4 से क्या होगा, कटेगा, और कितना बचेगा, 3। तो फाइनल आंसर क्या आ गया जी, 1/4πε0 इंटू 2p/r का क्यूब। अब इसी में देख लेते हैं, ये आगे क्या लिख लेते हैं, यदि माध्यम जो है हवा या निर्वात को छोड़कर हो, हवा या निर्वात को छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो, तब की स्थिति में फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 लिखेंगे K, मतलब यहां आ जाएगी परिबद्धतांक की एंट्री। ठीक, और इंटू कितना हो जाएगा, 2p/r का क्यूब। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप क्या करना, सबसे पहले तो आप इसको देखते हुए अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक, उसके बाद इसकी फिर से प्रैक्टिस करना, कम से कम आपको इसे 2 बार प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, तो आप जैसे आप इसका सेकंड बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपको समझ में आना शुरू कर देगा। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। क्लास स्टॉप करने से पहले आपसे फिर कि आप उन बच्चों तक पहुंचाओ उसको कि जो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो इसके लिए आपको इसको शेयर करना पड़ेगा। शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए।